मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग नई एक श्रृंखला संविधान की स्टार्ट करने जा रहे हैं और व्यवस्थित क्रम से वो भी श्रृंखला चलेगी। जिस तरह से दो श्रृंखलाएं चल रही हैं, दो टॉपिक चल रहे हैं, इतिहास का चल रहा है और भूगोल का चल रहा है। आज हम लोग संविधान की एक नई श्रृंखलाओं के साथ प्रारंभ करेंगे। तो संविधान के इतिहास से आज हम बात करेंगे, भारतीय संविधान कैसे आया और भारतीय संविधान के इतिहास का पूरा वर्णन कैसे रहा, जो इससे पहले संविधान किस तरह से उसकी अवधारणा आई, उनकी सबकी बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक बात की बात करें तो हेडिंग जैसे कि है भारतीय का संवैधानिक इतिहास, यानी भारत का जो संविधान है उससे पहले की कहानी क्या है, कैसे संविधान बना, उसकी प्रेरणा कैसे मिली, कैसे हम लोगों ने सीखा कि हमारा भी देश का एक संविधान होना चाहिए, उसके नियम कैसे आए, तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया हो वो लोग शेयर कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक में सबसे पहले एक्ट आया। इस नियम का क्या मतलब है, जब हमारे देश में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिया। शासन शुरू हुआ, उस शासन के साथ साथ जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी भारत में कुछ अत्याचारी कार्य करने लगे और जो विवरण ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत नहीं हो पाता था, तो ब्रिटेन की जब संसद में प्रस्तुत नहीं हो पाता था और जो यहाँ से पैसा जितना कमाया करते थे वो पैसा भी अपने पास रखते थे, कुछ ही विवरण संसद में दिया करते थे, पैसा इतना कमाया गया, इतना उत्तर भारत से प्राप्त हुआ। तो इसके लिए ब्रिटेन ने वहाँ पर एक एक्ट पारित किया और उस समय वहां पर जब एक्ट पारित हुआ उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 आया। तो रेगुलेटिंग 1773 जब आया तो उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। याद रखना, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, प्रधानमंत्री थे वहां के, और उन्होंने एक समिति बनाई थी, गुप्त समिति या गोपनीय समिति, गुप्त समिति कहें या गोपनीय समिति कहें। जब हमारे देश में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखना, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। तो लॉर्ड नॉर्थ की द्वारा एक गुप्त समिति बनी। इस गुप्त समिति के माध्यम से भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के अधिकार को, कंपनी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट आया और उस एक्ट के माध्यम से हमारे देश में उन कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ पाबंदी लगाना शुरू हुई। और यही चीज हम लोगों ने सीखी कि कैसे क्या होता है। उसी चीज को सीखते हुए हमारे देश के लोगों ने भी आगे मांग रखी थी, कैसे आएंगे उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल में जो शासन हुआ करता था, जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कोलकाता थी, मुंबई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, बंगाल में भी और मद्रास में भी, मुंबई में, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस एक्ट के माध्यम से तीनों प्रेसिडेंसियों गवर्नरों को एक गवर्नर के अंतर्गत अधिकृत कर दिया। एक गवर्नर ही उन सबको नेतृत्व करेगा और अब उसका नाम परिवर्तित करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का यानी गवर्नर जनरल जो बना, गवर्नर से वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल का क्या होने लगा, गवर्नर जनरल होने लगा। बंगाल का क्या होने लगा, गवर्नर जनरल, और तीनों प्रेसिडेंसियों को वो नियंत्रित करता था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो जनरल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। और इस गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों की एक कमेटी भी हुआ करती थी। 4 कार्यकारी सदस्यों की एक समिति हुआ करती थी जो इसे सलाह दिया करती थी। वो 4 लोग कौन थे, एक का नाम था फ्रांसिस, एक का नाम था क्लेवरिंग, और एक का नाम था मॉनसन, और एक का नाम था वॉरवेल। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। जो वायसराय तो जानते हैं, वायसराय की कार्यकारी समिति में, कार्यकारी जो समिति है, कार्यकारी जो व्यवस्था है, उसमें कौन से 4 सदस्य थे। तो उसमें 4 सदस्य याद रखना। वायसराय की, बंगाल का जो गवर्नर वायसराय बना, बंगाल का जो वायसराय जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग बनता है।
और बाद में यही बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा, बाद में वो बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बनता है। भारत के गवर्नर जनरल के बाद में भारत का फिर वायसराय पद आता है। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो इसी श्रृंखला में। अगला बात करें अगर हम, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुई। कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, क्योंकि उनको नियंत्रित करना था अधिकारियों को, तो उन्हीं के को देखते हुए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सर एलिजा इम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्पे बनाए गए, और उनके अन्य 3 न्यायाधीश भी रहे। और उनके अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स थे, हाइट थे और लेमिस्टर थे। तो याद रखना, चैम्बर, हाइट और लेमिस्टर 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन हमारे देश में जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। हमारे देश में जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और कलकत्ता में उसका कार्यक्रम चलता था। और उसके 3 अन्य न्यायाधीश और भी थे। कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो बनाएगा उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश। कुल अगर कह दे तो कुल कितने न्यायाधीश थे? कुल बात कर दे तो कुल थे 4 न्यायाधीश और अन्य 3 थे। इसके बाद में इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी जो थी, मैंने कहा ना, उनको प्रतिबंध कर दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार का मतलब है जो रिश्वत, उपहार का मतलब रिश्वत लेना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत लेना या उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के माध्यम से लगाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से लगाया गया था। और इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी हुआ करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के प्रति जो गवर्नर जनरल बंगाल का जो हुआ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के प्रति उत्तरदायी हुआ करता है। बंगाल का जो गवर्नर था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के प्रति उत्तरदायी कौन रहता था? क्वेश्चन पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के प्रति उत्तरदायी था। अगला एक और एक्ट आता है जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट एक्ट कहें। सेटलमेंट एक्ट क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट जो उसकी कमियों को सुधारने के लिए या उसमें कुछ संशोधन करने के लिए सेटलमेंट एक्ट आया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में संशोधन करने के लिए सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया, याद रखेंगे। इसके बाद अगला एक एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से और भी बहुत कार्य हुए। जो इसमें जो सफल सेटलमेंट एक्ट पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था, उसका रीजन ये था क्योंकि उस समय लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर चुकी थी। ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर चुकी थी और ब्रिटेन में अब नए प्रधानमंत्री बन गए थे और उनका नाम था विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स की अध्यक्षता में ही एक नया एक्ट आया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के समय यानी 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे। तो विलियम पिट्स के माध्यम से ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये, तो इनके माध्यम से क्या हुआ? तो कंपनी में पहली बार जो भारतीय जो क्षेत्र थे, भारत में जो कंपनी शासन करती थी, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र कहा जाने लगा। यानी ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र, यानी भारत में जो कंपनी जिस क्षेत्र में अधीन था, भारत में जिस क्षेत्र पर कंपनी शासन किए थे, वो अब ब्रिटिश अधीन क्षेत्र बोला जाने लगा। ब्रिटिश के अधिकार के क्षेत्र बोले जाने लगे। पहली बार किस एक्ट के माध्यम से बोला गया? वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोला गया। जो अधीन क्षेत्र थे ब्रिटेन कंपनी के, अब वो क्या बोले जाने लगे? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बोले जाने लगे। इसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार थी, उसने कंपनी के जो कार्य थे, कंपनी कैसे कार्य कर रही है, कैसे व्यापार कर रही है, क्या निर्यात हो रहा है, क्या आयात हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, उनके कार्यों को, और कंपनी के जो प्रशासन था, यहाँ पर जो भारत में जो प्रशासन चलता था, उन दोनों का
पूर्णतः नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में पहुंच चुका था। यही पूरा नियंत्रण बाद में जब 1700 यही बाद में ये नियंत्रण बाद में जब 1858 भारत शासन अधिनियम आएगा तो वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में पहुंच जाएगा। अभी किसके हाथ में? ब्रिटिश सरकार के हाथ में। फिर बाद में 1800 जब 58 आएगा, एक्ट आएगा, भारत शासन अधिनियम एक्ट आएगा, तो वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में पहुंच जाएगा। लेकिन अब कैसे, अभी वर्तमान में किसके संबंध में है? तो याद रखना ब्रिटिश सरकार के हाथ में है, तो पूर्ण नियंत्रण इसके हाथ में था। इसके बाद में जो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक काम और किया गया, जो भारत में व्यापारिक, पहले भारत में सभी काम कंपनी करती थी, अब उनके व्यवहारों को, उनके कार्यों को बांट दिया गया। तो उनके कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक को बोला गया व्यापारिक, एक को बोला गया राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यानी कुछ लोग व्यापार करेंगे, वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो राजनीतिक भाग लेंगे वो व्यापारिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दो भागों में बांट दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में अलग कर दिया गया कंपनी को, और जो कंपनी का व्यापारिक जो कार्य हुआ करता था उसके बोर्ड को बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी। जो राजनीतिक कार्य हुआ करते थे उसके बोर्ड को बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो याद रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के रूप में दो भागों में उनके कार्यों को पृथक कर दिया था। अगर बात करें, अगला है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी राजनीतिक जो कार्य संभालते थे, उन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो ब्रिटिश, जब ब्रिटेन है वहां पर जो मंत्रिमंडल गठित हुआ होगा उसके सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनता था। तो एक छोटा सा वीडियो था, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, जितने वीडियो चलेंगे वो सब छोटे ही वीडियो रहेंगे, लेकिन पूरी पूरी बात कही जाएगी, इसमें कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, हर बात आपसे बात शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो डालते वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके।